In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. आर्टिकल 11 से हम ऑनवर्ड चलेंगे. आर्टिकल 11 को पढ़ते हैं. आर्टिकल 11 क्या कहता है? स्लेवरी, फोर्स, लेबर एक्सेट्रा प्रोहिबिटेड, यानी कि गुलामी, जबर और जबरी मुशक्कत एक्सेट्रा, इस किस्म की जितनी भी चीजें होंगी प्रोहिबिटेड, ममनू हैं. ठीक है जी. अच्छा, 11 का क्लोज 1 कहता है स्लेवरी इज नॉट एग्जिस्टेंट. ये तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है जी. एंड फॉरबिडन एंड नो शैल लॉ परमिट, और फैसिलिटेट, और ना तो कोई पाकिस्तान का लॉ इसे फैसिलिटेट करता है, ठीक है, हलाशी देता है, और ना ही इसकी इजाजत देता है. किसकी? गुलामी की. गुलामी का तस्वर पैदा नहीं होता. आइन कहता है कि गुलामी का तस्वर पैदा नहीं होता, और पाकिस्तान का कोई ऐसा लॉ गुलामी को ना तो फैसिलिटेट करता है और ना पाकिस्तान का कोई लॉ इस चीज की इजाजत देता है कि क्या गुलामी की जाए. गुलामी नहीं की जाएगी, ये हमारा आइन कहता है कि गुलामी नहीं की जाएगी. ओके. उसके बाद 11 की क्लोज 2 कहती है ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, जबरी मुशक्कत एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर प्रोहिबिटेड. हर किस्म की, ऑल फॉर्म, हर किस्म की जबरी मुशक्कत प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल तौर पे ममनू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 11 के मातहत. क्लोज 3 कहती है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से नीचे है. अब ये नहीं कहा इक्वल और बिलो, नो, 14 साल तो इसमें इंक्लूड नहीं होता, 13 साल से शुरू होता काम, बिलो द 14 ईयर. कोई भी बच्चा जो कि 14 साल की उम्र से नीचे है shall be engaged in the factory or mine or any other hazardous employment. कि कोई भी वो बच्चा जो 14 साल की उम्र से नीचे है उसको नहीं रखा जाएगा किसके लिए? किसी खतरनाक एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर किसी भी फैक्ट्री में उसको नहीं रखा जाएगा. ये कौन कहता है? ये हमारा क्लोज 3 कहता है. आर्टिकल हमारा 11 क्लोज 3. आर्टिकल 4 अपना आर्टिकल 11 का क्लोज 4 पढ़ते हैं. नथिंग इन दिस आर्टिकल deem to effect compulsory service. A. Any person undergoing punishment for the offense against any law. ये प्रोविजन इस पर लागू नहीं होती किसके ऊपर? जो किसने ऑफेंस किया है. अब ऑफेंस करने के बाद उसको कैद मुशक्कत हो गई है, ठीक है, अब कैद मुशक्कत हो गया तो लॉ तो कहता है अपना मुशक्कत, जबरी मुशक्कत नहीं होगी. अब यहाँ पे अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो ऑब्वियसली बात है उसको जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है. अब अगर कैद मुशक्कत है तो उसको मजदूरी भी करनी पड़ेगी, गुलामी होगी किस्म की. तो ये उनके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होती जिन्होंने कोई ऑफेंस, कोई जुर्म किया है. ओके. रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर द पब्लिक पर्पस. हाँ, पब्लिक पर्पस के लिए लॉ बनाया जाता है अगर, ठीक है, ये सूरत हाल देख के कोई पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वो लॉ बनाया जा सकता है. प्रोवाइडेड नो, लेकिन इस लॉ में नो प्रोवाइडेड एट नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी फॉर अ क्रूअल नेचर ऑफ द इनकम्पेटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी. लेकिन जो ऐसा लॉ बनाया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कोई अपना हालात वाक़यात ऐसे बन जाते हैं, अगर कोई लॉ बन जाता है कि बच्चा काम कर सकता है लेकिन उसमें इनकम्पिटेबल कोई जालिमाना एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी या फिर ह्यूमन डिग्निटी या कोई इंसानी वकार के अगेंस्ट, ऐसा वो कोई काम नहीं होगा, नहीं ना उसे लिया जाएगा. ये हमारा क्या कहता है? ये हमारा क्लोज 4 बी कहता है. उसके बाद आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट. रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट को मैं यूं समझाना चाहूंगा कि आपने एक ऑफेंस, एक जुर्म किया, कल किया वो जुर्म, और कल वो उस लॉ के मुताबिक उसकी सजा नहीं थी. आज लॉ बन गया कि जो वो जुर्म है ना, फलां जुर्म जो आपने कल किया उसकी आज सजा बन गई, लॉ बन गया कि उसके ऊपर 10 साल की सजा है. आप तो परेशान हो गए कि अब तो हमें 10 साल लग जाएगी. नहीं, आपको 10 साल सजा नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि जिस टाइम आपने जुर्म किया था उस जुर्म के वक्त कोई लॉ नहीं था, कोई पनिशमेंट नहीं थी, तो आपको उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. हाँ, अगर आपने कल लॉ कोई जुर्म किया और जुर्म के वक्त लॉ था कि आपको 10 साल की कैद होगी और आज नया दिन चढ़ा और वो सारी सजाएं खत्म होगी, तो कहा गया कि उस लॉ के जो ये इस किस्म का जो जुर्म होगा इसकी सजा नहीं दी जाएगी, और आप खुश होगे कि जी अब हमें सजा माफी मिल जाएगी. नहीं, जिस वक्त आपने जुर्म किया उस वक्त उसकी सजा 10 साल थी और बाद में लॉ चेंज हो गया, सजा खत्म होगी, तो आपकी सजा खत्म नहीं होगी, आपकी सजा वैसी ही रहेगी, आपको पूरी करनी पड़ेगी. ये इसका मतलब है. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी आर्टिकल 13 की तरफ. ये इसको रीडिंग कर लेते हैं एक बार आर्टिकल 12 की. फॉर द एक्ट ऑफ रिमिशन
that was not punishable by law the time of the act of remission. B, for the offense by the penalty greater than, और जिनकी सजा कल ज़्यादा थी और आज सजा कम हो गई है तो आपको सजा कल ज़्यादा ही मिलेगी, और अगर आपकी सजा कल कम थी और आज ज़्यादा बन गई है तो आपकी सजा कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि लॉ के जिस टाइम आपने ऑफेंस किया उस टाइम पर सजा थोड़ी सी तो आपको थोड़ी लगी है कि ज़्यादा सजा नहीं होगी आपकी। 13 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी शख्स के ऊपर 2 दफ़ा मुकदमा, एक ही चीज़ का 2 दफ़ा मुकदमा या डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नो पर्सन, नहीं कोई शख्स, शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, किसी एक ऑफेंस के ऊपर उसको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। शैल व्हेन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस बी कंपेल टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, उसको उसके ऊपर जबर भी नहीं किया जाएगा, ये मान तूने ये जुर्म किया है, वो उसको मनाई, उसको मार मार के मनाई जा रहे हैं कि जी मान तूने ये जुर्म किया है, ऐसा उसको उस पर जबर नहीं, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, मान के तूने जो है ना ये जुर्म किया, अपने खिलाफ ही खुद को विटनेस ऊपर जबर करना कि मानो कि तुमने ही जुर्म किया, उसको अपने खिलाफ एक विटनेस बनाना, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 13 था। आर्टिकल 14 इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू द लॉ प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी अवॉइडेबल, चादर किसी शख्स और उसके प्राइवेसी ऑफ होम, उसके घर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ठीक है, चादर और चारदारी का तकद्दुस पमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर होता तो इट इज टोटली रॉन्ग। किसी शख्स या उसकी शख्स का वकार या उसके घर या घर का तहफ़्फ़ुज़ या उसकी चार दीवारी का तकद्दुस को पमाल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल हाँ, उसके बाद इसका आर्टिकल 14 का क्लोज टू भी है कि नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड ऑफ टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, और उसके ऊपर टॉर्चर भी इसको नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर टॉर्चर भी नहीं किया जाएगा इस मकसद के लिए कि जो है ना वो निकालो सबूत, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नकलो हरकत, आर्टिकल 15 कि आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आर्टिकल पढ़ लेते हैं। एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, वो भी पढ़ते हैं। एंटर द मूव फ्रीली थ्रू आउट द पाकिस्तान एंड रिसाइड एंड सेटल इधर। हर शख्स के पास इख्तियार हासिल है कि वो जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे निकलो हरकत कर सकता है, मूव कर सकता है, जा सकता है, आमदो रफ्त में शामिल हो सकता है। वो जिस चाहे पाकिस्तान के इलाके में जाकर रहे, और जहाँ मर्जी चाहे वो जाएँ, कहीं भी चाहे वो जाएँ, उसको रोका नहीं जाएगा। उसके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट होगा। लेकिन चूँकि यानी पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान के अंदर समझ लें इसको, पाकिस्तान में किसी भी शख्स को ये नहीं है कि आप लाहौर नहीं जा सकते, कराची नहीं जा सकते। हर शख्स के पास ये हक हासिल है कि वो जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो नकलो हरकत कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन अगर लॉ ने कोई लॉ की ड्यूटी, कोई लॉ की तरफ से एक या आगे तरफ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है कि कोई मूव नहीं करेगा, या कोई फलाने कोई एमरजेंसी नाफिज हो गई है, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो वो कंडीशन इम्पोज की जाएगी, रादर देन इसके अलावा जो है ना वो हर शख्स को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हासिल है। उसके बाद आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, हर शख्स के पास हक हासिल है कि वो जो है ना वो क्या करे जी, असेंबल यानी कि वो इकट्ठा हो, यानी होता है ना कि 5 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि 5 से 4 लोगों के ऊपर खड़ा होने के ऊपर पाबंदी आयत, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएशन, यानी जमा होना है जत्थे में। तो आप जमा हो सकते हैं, आप यानी कि वो कह लें कि असेंबल यानी कि कुछ जमा हो सकते हैं इकट्ठे अमन के साथ, पीसफुली, विदाउट आर्म, बगैर असले के और अमन के साथ आप कुछ 10 12 14 जितने चाहें आप इकट्ठे हो सकते हैं, जितनी मर्जी चाहें आप हो सकते हैं, लेकिन असले के बगैर और अमन के साथ, सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हाँ, अगर कोई रीजनेबल, कोई एक माकूल, एक गवर्नमेंट या कोई आइन या कोई कानून की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन आयद की गई है कि जो कोई जो है ना वो जमा नहीं होगा किसी जगह पर, तो मानना पड़ेगा। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, हर शख्स के पास हक हासिल है कि वो क्या करे, एसोसिएशन बनाए या यूनियन बनाए, सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। लेकिन अगर कोई लॉ की तरफ से कोई अपनी रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी गई है तो वो माननी पड़ेगी, ठीक है, वो चाहे किसी यूनियन के ऊपर हो या वो किसी एसोसिएशन के ऊपर हो, या वैसे ही याद कर दी गई कि ये वो टाइम है जिसके ऊपर कोई भी यूनियन ना असेंबल या वो कोई वो एसोसिएशन नहीं बनाएगा। अगर गवर्नमेंट या कोई लॉ या कानून की तरफ से ये
पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा आप जब चाहें जैसे चाहें अपना क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। आप जब चाहें आप जो है ना वो यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जो है ना वो कि वो ये बात बताइए कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एक आयद कर दी गई है, पाबंदी आयद की गई है, किसके लिए जी? वो पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो फिर ये बात माननी पड़ेगी। ये बात फिर हम शामिल करेंगे। ये था हमारा आर्टिकल अपना वो अपना 15 17। इसे क्लोज टू वे एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, हर शख्स जो के सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सर्विस में है, सरकारी मुलाजिम है, अमल फाज में, उस शख्स के पास हक हासिल नहीं है कि वो क्या बने, मेंबर बने। किसका जी? पॉलिटिकल पार्टी, किसी सियासी जमात का मेंबर वो नहीं बन सकता। जो सियासी बंदा जो अपना सरकारी बंदा है, जो सरकारी अपना वो कोई काम कोई मुलाजमत कर रहा है, तो वो उसके पास राइट नहीं है कि वो किसी अपना वो सियासी जमात का जो है ना वो रुकन बने। ये हमारा था जी अपना क्लोज 2। तो ये आज हमने अपना आर्टिकल 11 से लेकर आर्टिकल 17 तक जो है ना हमने रीड किए। और इसका जो आगे क्लॉज 3 भी है वो भी पढ़ लेते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड अकॉर्डिंग विद लॉ, कि हर पॉलिटिकल पार्टी वो बताएगी, इंश्योर करेगी कि हमें जो फंड आ रहा है उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके जराए क्या हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो बताएगी। तो ये हमने आज हमारी स्टडी मुकम्मल हुई आर्टिकल 17 तक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अब तक मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।